द्वितीय विश्व युद्ध ये मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था और इसे समझना सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे छोटी-छोटी घटनाएं मिलकर एक भयानक तूफान को जन्म दे सकती हैं। तो चलिए आज उन घटनाओं की पूरी चेन को समझते हैं जिसने इस जंग की आग को भड़काया। देखिए, युद्ध कभी भी किसी एक घटना से शुरू नहीं होता। ये तो एक तरह का चेन रिएक्शन था। कई सारी चिंगारियां थीं जो एक साथ मिलीं और उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी जिसमें पूरी दुनिया झुलस गई। तो सवाल यही है कि आखिर ये ज्वाला भड़की कैसे, वो कौन से कारण थे? चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1919 से, एक ऐसी संधि से जिसने एक युद्ध तो जरूर खत्म किया, लेकिन शायद अनजाने में ही अगले महायुद्ध की नींव भी रख दी। इस संधि का नाम था वर्साई की संधि और इसमें एक बहुत ही विवादित क्लॉज था जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहते हैं। इस क्लॉज ने युद्ध से हुए हर नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। सोचिए, इस एक क्लॉज ने जर्मनी के लोगों में कितना गहरा गुस्सा और अपमान भर दिया होगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जर्मनी पर $33 बिलियन का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी इसका आखिरी भुगतान साल 2010 में जाकर कर पाया, यानी लगभग 90 साल बाद। इस जबरदस्त आर्थिक बोझ का नतीजा विनाशकारी था। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई आसमान छूने लगी। आप अंदाजा लगाइए, 1922 में जो ब्रेड 160 मार्क्स की मिलती थी, ठीक एक साल बाद 1923 में उसकी कीमत 200 बिलियन मार्क्स हो गई। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। 1933 आते आते जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। पूरा देश एक तरह की निराशा में डूबा हुआ था और यही माहौल था जिसने एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी की उदय के लिए एक बिल्कुल सही जमीन तैयार की। तो ठीक है, हिटलर सत्ता में आ गया। अब देखते हैं कि उसने कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। हिटलर की आक्रामकता में एक साफ पैटर्न देखता है। 1935 में उसने संधि की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी वायुसेना बना ली। फिर 1948 में उसने बिना लड़े ही ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और फिर उसकी नजरें चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड इलाके पर टिक गईं। अब एक और महायुद्ध से बचने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे तुष्टीकरण या अपीजमेंट कहते हैं। मतलब हिटलर को जो चाहिए वो दे दो, शायद वो शांत हो जाएगा। उन्होंने म्यूनिख समझौते पर साइन किए और हिटलर की मांग मान ली। चैम्बरलेन को लगा कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति हासिल कर ली है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उनकी ये बात आज हमें उस स्थिति की विडंबना दिखाती है। हिटलर कोई वादा निभाने वालों में से नहीं था। एक साल से भी कम समय में उसने अपना वादा तोड़ दिया और बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला कर दिया। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह से फेल हो गई थी। और फिर वो आखिरी घटना हुई, वो आखिरी चिंगारी जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। 1 सितंबर 1939, ये वो तारीख है जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और 10 लाख सैनिकों के साथ पोलैंड पर धावा बोल दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हिटलर की शुरुआती जीतों का एक बड़ा राज था उसकी क्रांतिकारी सैन्य रणनीति, ब्लिट्सक्रीग। इसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये रणनीति पूरी तरह से स्पीड और सरप्राइज पर आधारित थी। देखिए, होता यह था कि पहले टैंक डिवीजन दुश्मन के डिफेंस लाइन को चीरते हुए आगे बढ़ते। ठीक उसी वक्त ऊपर से एयरफोर्स बमबारी करके अफरा तफरी मचा देती और फिर पैदल सेना तेजी से घुसकर दुश्मन को घेर लेती। लेकिन इस लगातार चलने वाली रफ्तार के पीछे एक चौंकाने वाला राज था। जर्मन सैनिकों को अक्सर पेरविटिन नाम की एक दवा दी जाती थी। आज हम इस दवा को क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। ये दवा उनकी थकान, भूख और दर्द को खत्म कर देती थी, जिससे सैनिक बिना रुके कई दिनों तक लड़ सकते थे। इस खतरनाक रणनीति के साथ हिटलर की सेनाओं ने किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा तेजी से पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर लिया। मई 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर हमला किया। उसने फ्रांस की जो मेन डिफेंस लाइन थी, मैगिनॉट लाइन, उसे धोखा दिया और आर्डेनिस जंगल के रास्ते से एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। इस हमले की वजह से करीब 3.5 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक डंकर के समुद्र तटों पर फंस गए।
तब हुआ ऑपरेशन डायनामो, जिसे डंकर का चमत्कार भी कहते हैं। ये सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान था, जिसने इन सैनिकों को वहां से निकाला और ब्रिटिश सेना का एक बड़ा हिस्सा बचा लिया। लेकिन फ्रांस को बचाया नहीं जा सका। 22 जून 1940 को फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब नाजी जर्मनी का सामना करने के लिए ब्रिटेन अकेला रह गया था। जरा देखिए कितने कम समय में हिटलर का यूरोप के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और यहाँ तक कि फ्रांस सब उसके कदमों में थे। ऐसे सबसे मुश्किल और निराशा भरे समय में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इन शब्दों के साथ अपने देश को लड़ने की हिम्मत दी और विरोध की उस लौ को जलाए रखा। तो सवाल ये ही था, जब पूरा यूरोप हिटलर के कब्जे में था और अमेरिका ने खुद को युद्ध से अलग रखा हुआ था, तो क्या ब्रिटेन अकेला इस तूफान का सामना कर पाएगा?